दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का औसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो बारी बारी से सब खबरों को हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना आगे बढ़ाए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में बता दें कि चीन संग तनातनी के बीच एलएसी पर वायुसेना ने दिखाया दम। सुखोई 30 और मिग 29 ने भरी उड़ान। जी आपको बता दें कि चीन संग जारी तनातनी के बीच भारतीय वायुसेना ने एलएसी पर अपनी ताकत दिखाई। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों सुखोई 30, MKI और मिग 29 ने उड़ान भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक दूसरे दिन वायुसेना का यह अभ्यास चीन की नींद उड़ाने वाला है। जी आपको बता दें कि इस दौरान वायुसेना के कमांडर जोश में नजर आए और उन्होंने कहा कि वे किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। IAF के एक विंग कमांडर ने कहा कि चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमारे पास संसाधन हैं, चाहे बात मैन पावर की हो या फिर उपकरणों की। वायुसेना सभी तरह की चुनौतियों और सैन्य ऑपरेशन को मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। और वहीं अगली खबर बता दें कि टिकटॉक ने किया ड्रैगन से किनारा, कहा चीनियों के लिए नहीं हमारा प्रोडक्ट। जी आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर बैन लगाने के बाद कंपनी ने अपनी सफाई जारी की है। टिकटॉक ने चीन की सरकार से दूरी बनाते हुए भारत सरकार से कहा है कि हम जिनपिंग सरकार के साथ किसी भी तरह का डाटा शेयर नहीं करते हैं। टिकटॉक के CEO केविन मेयर ने भारत सरकार को 28 जून को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि चीनी सरकार ने कभी भी यूजर डाटा की मांग नहीं की है। अगर वहां की सरकार भारतीयों का डाटा मांगती भी है तो नहीं दिया जाएगा। पत्र में मेयर ने लिखा कि चीनी कंपनी बाइट डांस के स्वामित्व वाला टिकटॉक मूल देश के लोगों के लिए उपलब्ध ही नहीं है। कंपनी का मुख्य टारगेट ग्लोबल ऑडियंस है, इसलिए उसे कभी भी चीन में लॉन्च नहीं किया गया। इस हफ्ते की शुरुआत में देश में चीन के साथ सीमा विवाद के बाद टिकटॉक के अलावा टेंसेंट होल्डिंग के WeChat और अलीबाबा ग्रुप के UZ ब्राउजर समेत कुल 59 ऐप्स बैन कर दिए गए थे। और वहीं अगली खबर बता दें कि पुणे में रहने वाले शख्स ने बनवाया गोल्ड मास्क, कीमत करीब 3 लाख रुपए। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। ऐसे में कई तरह के मास्क बाजार में उपलब्ध हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ में रहने वाले शंकर कुरान ने अपने लिए 2,89,000 रुपए की कीमत वाला सोने का मास्क बनवाया है। और इसे लेकर उन्होंने कहा कि ये एक पतला मास्क है जिसमें छोटे छोटे छेद है, ताकि इससे सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। मुझे नहीं पता कि ये मास्क कोविड-19 से बचाव में प्रभावी है या नहीं। और वहीं अगली बड़ी खबर बता दें कि चीन के साथ नजदीकियों से पाकिस्तान को हो सकता है नुकसान। इमरान को सता रहा है इस बात का डर। जी हम बात करें कि चीन के दोस्ताना संबंध पाकिस्तान को भारी पड़ सकता है। अपने ही देश में विपक्ष लगातार इमरान खान पर हमलावर हो रहे हैं। एक और जहां विरोधी उन्हें नकारा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो वहीं उनकी कूटनीतिक समझ की खूब आलोचना हो रही है। चीन के महत्वाकांक्षी परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी। विश्व के बड़े देशों भी पाकिस्तान पर आतंकवाद के पोषक होने का आरोप लगाते रहे। आपको बता दें कि चीन के हर काम में हाँ मिलाने वाले पाकिस्तान अभी काफी घबराया हुआ है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक से लद्दाख दौरे के बाद तो पाकिस्तान की हालत खराब है। गलवान घाटी हिंसक झड़प के बाद लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान इससे भी डरा हुआ है। आर्थिक मामले में पाकिस्तान कई बड़े देशों पर आज भी निर्भर है। CPEC पर बलूच और गिलगित बाल्टिस्तान के आम लोगों में काफी आक्रोश है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस प्रदेश के लोगों का आरोप है कि CPEC के बहाने चीन पाकिस्तान के इन इलाकों में प्राकृतिक संसाधनों का बेरहमी से दोहन कर रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों को बेघर किया जा रहा है, उनके लिए परेशानियां पैदा की जा रही हैं। पाकिस्तान के साथ समझौते में चीन ने इस काम में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन इसका उल्टा हुआ। चीनी लोग ही इस परियोजना में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को केवल नुकसान उठाना पड़ रहा है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है, कोरोना में महंगी हुई सब्जियां, टमाटर 80 के पार, आलू और हरी सब्जियों के दाम भी आसमान पर।
जी हम बात कर रहे हैं कि कोरोना संकट के बीच सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। दिल्ली समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टमाटर, आलू और हरी सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। टमाटर 80 से 90 रुपए और आलू 30 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। लोगों को सबसे ज्यादा टमाटर के दाम चुभ रहे हैं। एक पखवाड़ा पहले तक टमाटर 20 रुपए किलो तक बिक रहा था, लेकिन अचानक इसके दाम ने 80 से 90 रुपए का स्तर छू लिया है। आजादपुर सब्जी मंडी के एक आढ़ती के मुताबिक बरसात शुरू होने से गुजरात से आने वाले टमाटर के ट्रकों की संख्या काफी घट गई है। शिमला से टमाटर आ रहे हैं, लेकिन ये मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहां से टमाटर का आना भी कम ही है। थोक मंडी में टमाटर 45 से 50 किलो रुपए मिल रहा है, लिहाजा खुदरा सब्जी बेचने वालों तक पहुंचते पहुंचते ये 80 से 90 रुपए तक का हो जाता है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि मलेशिया की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि सीएम नीतीश व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की कोरोना जांच, बिहार में मचा हड़कंप। जी हम बात करें कि बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद में सरकार से लेकर प्रशासन तक हड़कंप मच गया है। हाल के दिनों में उनके संपर्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित अनेक मंत्री व अधिकारी आए हैं। उनकी हिस्ट्री लेकर सबों की कोरोना जाँच की जा रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों और अधिकारियों के भी सैंपल लिए गए हैं। देर रात मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। और आपको बता दें कि विदित हो कि 2 दिन पहले बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आसपास बैठे थे। अवधेश नारायण सिंह के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद नीतीश कुमार ने अपना जांच सैंपल दिया है। उस समारोह में शामिल उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित कई मंत्रियों व अधिकारियों ने भी सैंपल दिए हैं। देर रात मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अन्य मंत्रियों व अधिकारियों की जानकारी अभी नहीं मिल सकी है। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं कि क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। जी हां, इन 5 राज्यों में कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा, मृतकों की संख्या भी चिंताजनक। जी हां, बात करें कोरोना का प्रकोप पूरे देश भर में है, लेकिन कुछ राज्यों से इनके मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो आंकड़े पेश किए हैं, उनमें महाराष्ट्र में कोरोना का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। राज्यवार तरीके से कोरोना मामलों को देखें तो पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6,364, तमिलनाडु में 4,329, दिल्ली में 2,520, तेलंगाना में 1,852 और कर्नाटक में 1,694 नए मामले सामने आए हैं। और वहीं पूरे देश में इस दौरान 22,771 नए मामले सामने आए हैं। अब अगर इन 5 राज्यों के मामले जोड़ लें तो इनकी संख्या 16,789 हो जाती है, यानी अन्य राज्यों से कुल मामले 5,972 हैं। और इन आंकड़ों को देखने के बाद राज्यों की गंभीर स्थिति को समझा जा सकता है। और वहीं बात करें मृतकों की संख्या की, तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 198, तमिलनाडु में 64, दिल्ली में 59, कर्नाटक में 21, गुजरात में 18 और पश्चिम बंगाल में 18 लोगों की जान गई है, जबकि पूरे देश में इस दौरान 442 लोगों की जान गई है। अगर 5 राज्यों के मृतकों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 360 पर पहुंच जाती है, यानी कि अन्य राज्यों में 82 लोगों की जान गई है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है कि जिस तरह से सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ाया है, क्या इस लॉकडाउन को जब तक कोरोना खत्म ना हो इस अवधि को बढ़ाया रहना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही कि चीन के खिलाफ धरती से लेकर आकाश तक भारत चौकन्ना, तैयारियों को लेकर नहीं चाहता कोई चूक। जी हम बात करें कि भारत चीन की विस्तारवादी नीति से परेशान देशों के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा गठजोड़ को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाएगा और इस दिशा में कई देशों से बात हो रही है। भारत की कोशिश है कि दक्षिण चीन सागर और इंडो पैसिफिक रीजन में समान विचारधारा वाले देशों का गठजोड़ बनाया जाए। इनमें उन देशों को शामिल किया जा सकता है जो किसी न किसी रूप में चीन की अतिक्रमण नीति से परेशान हैं। आपको बता दें कि क्वाड देशों के साथ भी इसको लेकर विमर्श जारी है। क्वाड में भारत के अलावा अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया शामिल है। सूत्रों का कहना है कि भारत धरती से लेकर आकाश तक अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क है और वहीं चीन की ओर से कोविड संक्रमण के बीच दिखाई गई आक्रामकता ने दुनिया के कई देशों को एक दूसरे के करीब ला दिया है और ये सभी देश चाहते हैं कि विस्तारवाद के खिलाफ एकजुट होकर काम करें।
और अब बता दें कि जब ब्रिटेन ने हांगकांग के 30 लाख लोगों को दी नागरिकता की पेशकश तो चीन ने दिखाई आंखें। जी हम बात करें कि हांगकांग में चीन का नया कानून लागू होने के बाद वहां विरोध प्रदर्शन और भी बढ़ गए हैं। वैसे हांगकांग के लोग इससे पहले से चीन के कानून का विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मगर कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद विरोध शांत हो गया। इस बीच सभी अपने घरों में लॉकडाउन हो गए। अब जब लॉकडाउन हटा तो सरकार ने फिर से वहां पर इस कानून को लागू कर दिया। कानून लागू कर दिए जाने के बाद से हांगकांग में विरोध प्रदर्शन और भी बढ़ गया है। अब जब दुनिया के बाकी देशों के हांगकांग के लोगों पर हो रहे अत्याचार का पता चला तो उनकी ओर से भी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो हांगकांग के 30 लाख लोगों को अपने देश की नागरिकता देने की पेशकश कर दी है। ब्रिटेन के इस सरकार के प्रस्ताव के बाद चीन भड़क गया है। नागरिकता की पेशकश पर चीन ने ब्रिटेन को धमकी देते हुए कहा कि वह भी इस तरह के कदम उठा सकता है। लंदन में चीनी दूतावास ने एक बयान जारी कर कहा कि हांगकांग में रहने वाले सभी देशवासी चीनी नागरिक हैं। दूतावास के बयान के अनुसार अगर ब्रिटिश पक्ष संबंधित नियमों में एक तरफा तौर पर बदलाव करेगा तो उससे न सिर्फ उसकी अपनी स्थिति कमजोर होगी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करने वाले बुनियादी नियमों का भी उल्लंघन होगा। बयान में कहा गया कि हम इसका मजबूती से विरोध करते हैं और इसी तरह का जवाबी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अब अगली खबर बता दें कि क्या 15 अगस्त को लॉन्च हो जाएगा कोरोना का वैक्सीन। आईसीएमआर ने दी है ये दलील। जी हम बात करें कि देश दुनिया में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में भी कोरोना का आंकड़ा अब 7 लाख को छूने ही वाला है। और इस बीच कोविड-19 वैक्सीन को लेकर भी दुनिया भर में कवायद तेज हो गई है। सभी देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन भारत ने पूरी दुनिया में उस समय तहलका मचा दिया जब भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर की ओर घोषणा की गई है कि 15 अगस्त तक भारत कोरोना का वैक्सीन बना लेगा। हालांकि कोरोना के खिलाफ जंग में मेड इन इंडिया टीका कार्यक्रम की जहां तारीफ हो रही है, वहीं इसको लेकर आशंकाएं और विवाद भी गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों ने भी भारत के इस प्रयास पर सतर्क रहने की सलाह दे दी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जब विवाद काफी गहरा हो गया है तो आईसीएमआर ने अपना पक्ष रखा है और कहा कि टीका निर्माण का काम विश्व स्तर पर स्वीकृत मानदंडों और ध्यान से रख कर ही बनाया जा रहा है, जिसमें मानव और पशु परीक्षण समानांतर रूप से जारी कर रहे हैं। आईसीएमआर ने साफ कर दिया है कि इसमें लोगों की सुरक्षा को भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। आईसीएमआर ने कहा है कि महामारी के लिए तेजी से टीका बनाने के वैश्विक रूप से स्वीकार सभी नियमों के अनुरूप काम कर रहा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा कि उसके महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव का क्लिनिकल परीक्षण स्थलों के प्रमुख अन्वेषकों को लिखे पत्र का आशय किसी भी आवश्यक प्रक्रिया को छोड़े बिना अनावश्यक लाल फीताशाही को कम करना तथा प्रतिभागियों की भर्ती बढ़ाना है। और वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि ओवैसी का सीएम योगी पर हमला, बोले ठोक देंगे नीति फेल, कानून को बंदूक से नहीं दबा सकते। जी हम बात कर रहे हैं कि कानपुर मुठभेड़ को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ठोक देंगे नीति पूरी तरह राजनीतिक विफलता थी। इस विनाशकारी नीति के लिए यूपी के सीएम जिम्मेदार हैं। आप नियम कानून को बंदूक से दबा नहीं सकते। हमें इस मामले में सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। ओवैसी ने कहा कि राज्य ने उनके जैसा बनकर हत्यारों और अपराधियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की है। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए। ये सिर्फ एक मुठभेड़ नहीं होनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि यह मामला सीएम योगी के लिए एक व्यक्तिगत चुनौती है, जिसकी ठोक देंगे नीति अपराध को कम करने में विफल रही। विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई और सजा से न्याय प्रणाली में विश्वास बढ़ेगा। बता दें कि कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में 2 जुलाई की रात 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से विनय फरार हैं और एसटीएफ समेत कई टीमें विकास दुबे की तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस पकड़ से दूर है। और वहीं अगली खबर में आपको
बता दें कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, मुंबई में हाई अलर्ट, पटना में जमकर बरसा पानी। जी हम बात करें कि देश के विभिन्न भागों में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र में कई जगहों पर भारी बारिश का दौर जारी है और इसी बीच मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश शुरू हो गई है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने मुंबई, रत्नागिरी और रायगढ़ में अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अत्यधिक भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। और वहीं बिहार में मानसून की बारिश लगातार जारी है। कई शहरों में सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। पटना, गोपालगंज जैसे शहरों में दिन में रात जैसा माहौल नजर आ रहा है। राज्य में शुक्रवार को आकाशीय बिजली गिरने से 16 लोगों की जान भी चली गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स, टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल ऑसम ज्ञान हिंदी न्यूज चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।